नमस्ते। हम सब ने स्कूल की किताबों में गुप्ता एम्पायर के बारे में जरूर पढ़ा है और एक लाइन अहम हमेशा सुनने को मिलती है, द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। मतलब एक ऐसा टाइम जब आर्ट, साइंस, इकोनॉमी सब कुछ बिल्कुल अपने पीक पर था। तो आज हम इसी गोल्डन एज की कहानी को थोड़ा सा अलग एंगल से देखेंगे। सिर्फ उसकी चमक नहीं, उसके पीछे की सच्चाइयां क्या हैं उन्हें भी एक्सप्लोर करेंगे। सवाल बहुत ही सीधा सा है। आखिर इस दौर को गोल्डन एज कहते ही क्यों है? और क्या यही पूरी कहानी है? मतलब क्या ये सच में सबके लिए गोल्डन था? चलिए इस फैसिनेटिंग टॉपिक में एक डीप डाइव करते हैं और पता लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी ग्रेट सिविलाइजेशन की बुनियाद, उसकी फाउंडेशन, उसकी इकोनॉमी होती है। अगर पैसा है तो सब कुछ है, सिंपल। तो सबसे पहले हम उसी नींव की बात करेंगे जिस पर यह पूरा गोल्डन एज का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, यानी गुप्तास की इकोनॉमी और उनके वो मशहूर सिक्के। देखिए, गुप्ता एरा में इकोनॉमी आमतौर पर बूम कर रही थी। एग्रीकल्चर हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो, या फिर छोटे-मोटे क्राफ्ट से लेकर बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज तक, हर सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ थी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का माहौल था, इसलिए लोगों को आगे बढ़ने का मौका भी मिल रहा था। और यही जो चारों तरफ प्रॉस्पेरिटी थी ना, सबसे बड़ा रीजन है कि इस दौर को गोल्डन एज का नाम मिला। अच्छा, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पर आते हैं, लैंड ओनरशिप। जरा सोचिए, एक ऐसा टाइम जब कंप्यूटर्स नहीं थे, लेकिन लैंड रिकॉर्ड का सिस्टम एकदम सुपर ऑर्गेनाइज्ड। ज्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं कि गुप्तास के टाइम पर सारी जमीन का अल्टीमेट ओनर स्टेट यानी राजा हुआ करता था। और इसका प्रूफ हमें मिलता है पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जैसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से। एक पुष्पपाला नाम का ऑफिसर भी होता था। सोचिए, इसका काम ही यही था कि डिस्ट्रिक्ट में हो रही हर एक लैंड ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखे। अपने टाइम के हिसाब से ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था, नो डाउट। और ये सिस्टम कितना डिटेल था, इसका अंदाजा यहां से लगाइए। जमीन को उसके यूज के हिसाब से 5 अलग-अलग कैटेगरीज में बांटा गया था। जैसे क्षेत्र भूमि हो गई खेती के लिए, वस्तु भूमि रहने के लिए मतलब घर बनाने के लिए, चारागाह भूमि पशुओं के चरने के लिए पास्चर लैंड। फिर आती थी अप्रहाता भूमि यानी फॉरेस्ट लैंड, और खिला भूमि यानी वेस्टलैंड। ये सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी थी। इससे रिसोर्स मैनेजमेंट और टैक्स कलेक्शन दोनों ही बहुत एफिशिएंट हो जाती थे। पर बात सिर्फ खेतीबाड़ी तक सीमित नहीं थी। गुप्ता इंडिया उस वक्त एक ग्लोबल मार्केट प्लेस था, एक हब। जरा इमेजिन कीजिए, बंगाल का वो फाइन मसलिन क्लॉथ, बिहार का नील, बनारस का रेशमी कपड़ा और साउथ इंडिया के मसाले और चंदन की खुशबू, ये सब उस वक्त के लग्जरी आइटम्स थे जो रोम से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक एक्सपोर्ट किए जाते थे। ईस्ट कोस्ट पर तम्रलिप्ति जैसे बड़े पोर्ट्स थे और वेस्ट कोस्ट पर भरूच, जहां से सिर्फ सामान नहीं बल्कि आइडियाज और कल्चर का भी एक्सचेंज होता था। तो इतनी ज्यादा वेल्थ, इतनी प्रॉस्पेरिटी, इसका सबसे बड़ा सिंबल क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स, जिन्हें उस वक्त दिनार्स कहा जाता था। ये उस दौर की शान और शौकत का अल्टीमेट प्रूफ थे। एक अमेजिंग फैक्ट यह है कि गुप्ता रूलर्स ने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स जारी किए। हाँ, लेकिन एक कैच भी है। सोने की प्योरिटी के मामले में गुप्ता कॉइन्स अपने से पहले वाले कुशाना कॉइन्स से थोड़े कम प्योर थे। लेकिन जहां गुप्ताज ने बाजी मारी वो था उनका आर्टिस्टिक डिजाइन। कमाल का डिजाइन। उन्होंने सिक्कों को सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि एक आर्ट का पीस बना दिया था। चलिए अब इसको एक स्पेसिफिक रूलर के जरिए समझते हैं। बात करते हैं गुप्ता डायनेस्टी के एक, कह सकते हैं, रॉकस्टार किंग की, समुद्रगुप्ता। इनके जो सिक्के थे ना, वो इनकी पर्सनैलिटी और इनके अचीवमेंट्स का आईना थे। समुद्रगुप्त ने बहुत ही अलग अलग वैरायटी के सिक्के निकाले। उनके आर्चर टाइप यानी धनुर्धारी सिक्के उनकी मिलिट्री स्किल्स दिखाते थे। टाइगर स्लेयर टाइप सिक्के उनकी ब्रेवरी को, लेकिन सबसे यूनिक, सबसे अलग था वीणा प्लेइंग टाइप कॉइन। मतलब सोचिए, एक इतना पावरफुल सम्राट, एक योद्धा अपने सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया जा रहा है। ये साफ बताता है कि वो सिर्फ एक राजा नहीं, एक कलाकार भी थे। इसे कहते हैं नेक्स्ट लेवल ब्रांडिंग। और ये जो ट्रेंड था ना, ये आगे भी चलता रहा। धीरे धीरे सिक्के सिर्फ राजा की पावर दिखाने का जरिया नहीं रहे। बाद के सिक्कों में हमें शादी ब्याह, धार्मिक अनुष्ठान यानी सोशल सीन्स भी दिखने लगे। एक तरह से ये सिक्के उस टाइम की सोशल मीडिया फीड थे, जो हमें उनकी लाइफ की एक छोटी सी झलक देते हैं।
तो देखिए, सीधी सी बात है, जब पेट भरा हो और जेब में पैसा हो तभी आर्ट और कल्चर फ्लरिश करते हैं, और गुप्ता पीरियड में बिल्कुल यही हुआ। तो चलिए अब देखते हैं उनके आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स को। कई लोग इस दौर को इंडियन आर्ट का रेनेसां बोलते हैं, लेकिन ये कहना थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि इससे पहले कोई डार्क एज जैसी चीज नहीं थी। आर्ट पहले से ही डेवलप हो रहा था। इसीलिए गुप्ता पीरियड को पहले से चली आ रही सभी आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस का कल्मिनेशन यानी चरम कहना ज्यादा आसान होगा। एक पीक था ये, एक क्लाइमैक्स। मंदिर आर्किटेक्चर में तो इस दौर में क्रांति ही आ गई, एक रेवोल्यूशन। पहले क्या होता था, मंदिर पहाड़ों को काट कर बनाए जाते थे, जिनको हम रॉक कट टेम्पल्स कहते हैं। लेकिन गुप्ता एरा में एक बड़ा शिफ्ट आया। अब फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स बनने लगे, ईंटों और पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके। और इसी रेवोल्यूशन से जन्म हुआ नॉर्थ इंडिया के उस फेमस नागारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का। इसके दो ब्रिलियंट एग्जाम्पल्स हैं जो हम आज भी देख सकते हैं। एक है यूपी के देवगढ़ में दशावतारा टेम्पल, जिसे नागरा स्टाइल का सबसे पुराना सर्वाइविंग एग्जाम्पल माना जाता है। और दूसरा भीतरगांव का मंदिर। ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये पूरा का पूरा मंदिर सिर्फ ईंटों से, मतलब ब्रिक्स से बना है। सोचिए उस टाइम की सिविल इंजीनियरिंग का क्या कमाल रहा होगा। स्कल्पचर में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले गांधारा स्कूल, जिस पर ग्रीक रोमन इन्फ्लुएंस था, काफी पॉपुलर था। लेकिन गुप्तास के टाइम पर मेड इन इंडिया स्टाइल यानी मथुरा और सारनाथ स्कूल डोमिनेंट हो गए। मथुरा स्कूल में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था, और सारनाथ स्कूल की खूबसूरती उसकी सिंप्लिसिटी में थी। एक अलग ही शांति, एक स्पिरिचुअल ग्रेस जो इनकी मूर्तियों में साफ झलकती है। लेकिन आर्ट से भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग शायद थी गुप्तास की मेटलर्जी की स्किल, जिसका सबसे बड़ा और जिंदा सबूत आज भी दिल्ली में खड़ा है। हम बात कर रहे हैं आयन पिलर की। ये पिलर 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है, और आज तक इस पर जंग नहीं लगा है, एक भी दाग नहीं। कैन यू बिलीव इट? आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी इसकी एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाए हैं। ये एक एंशिएंट इंजीनियरिंग मिस्ट्री है जो आज भी हम सबको हैरान कर देती है। तो देखिए, इकोनॉमी स्ट्रांग थी, आर्ट अपने पीक पर था, ये सब था एम्पायर का हार्डवेयर। लेकिन इस एम्पायर का असली सॉफ्टवेयर, इसकी सबसे लास्टिंग लेगेसी थी उनका नॉलेज सिस्टम। तो चलिए अब बात करते हैं दिमाग की, साइंस की और लिटरेचर की। इस दौर में संस्कृत सिर्फ पूजा पाठ की भाषा नहीं रह गई थी, ये इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की लैंग्वेज बन गई। कविता, नाटक, साइंस, मैथमेटिक्स, मतलब हर हाई लेवल काम संस्कृत में हो रहा था, और ये भाषा एक नए ही लेवल पर पहुंच गई। और इसी भाषा में कुछ ऐसी किताबें लिखी गईं जो आज भी रेलेवेंट हैं, जैसे कालिदास, जिन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उन्होंने अभिजना शाकुंतलम जैसे मास्टरपीसेस लिखे। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां, वो तो आज दुनिया भर में मशहूर हैं। और वात्स्यायना का कामासूत्र, ये एक साइंटिफिक टेक्स्ट था ऑन लीडिंग अ गुड एंड फुलफिलिंग लाइफ। लेकिन असली माइंड ब्लोइंग काम तो साइंस और मैथमेटिक्स के फील्ड में हुआ, और यहां एक नाम सबसे ऊपर आता है, आर्यभट्टा। सोचिए, जब दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये मान रहा था कि धरती चपटी है, तब आर्यभट्टा ने मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया कि अर्थ गोल है, स्फेरिकल है और अपनी ही एक्सिस पर घूमती है। ये एक ऐसी खोज थी जो अपने वक्त से सदियों आगे थी। उन्होंने ही पाई की वैल्यू 3.14 तक कैलकुलेट की, जो उस समय के लिए एक अनबिलीवेबल एक्यूरेसी थी। और उनका शायद सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, शून्य। इस एक कॉन्सेप्ट के बिना आज मॉडर्न साइंस, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर्स कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। ये इंडिया का दुनिया को एक अनमोल तोहफा था। और आर्यभट्टा अकेले नहीं थे, उनके साथ साथ वरा मेहरा आसमान के सितारों को स्टडी कर रहे थे, और वाघभट्टा आयुर्वेदिक मेडिसिन को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे। इस सच में नॉलेज का गोल्डन एज था। तो इतनी सारी अचीवमेंट सुनने के बाद चलिए अपने ओरिजिनल सवाल पर वापस आते हैं। क्या गुप्ता काल सच में एक गोल्डन एज था, या फिर ये एक मिथ है, एक वन साइडेड स्टोरी? देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इस गोल्डन कॉइन के भी दो साइड हैं। एक तरफ है ब्रिलियंट चमक, दिस शाइन, जिसमें शांति है, प्रॉस्पेरिटी है, आर्ट, साइंस और एक फॉरेन रूल से आजाद एम्पायर है। लेकिन जब हम इस सिक्के को पलटते हैं तो एक अंधेरा हिस्सा भी दिखता है, द टार्निश। इसी दौर में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, सती प्रथा और छुआछूत जैसे सोशल इविल्स बढ़े, कास्ट सिस्टम और ज्यादा कठोर हो गया, और फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद की शुरुआत हुई।
तो एक पर्सपेक्टिव ये भी है, और इसे समझना बहुत ज़रूरी है, कि समाज के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए, खास करके महिलाओं और सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लिए, ये गोल्डन एज शायद उतना गोल्डन नहीं था। उनके लिए ये सोशल इनजस्टिस और इनइक्वालिटी का दौर भी था। लेकिन इन सोशल प्रॉब्लम्स के बावजूद हम इस दौर के इंटेलेक्चुअल लेगेसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो साइंटिफिक और लिटरेरी ट्रेडिशंस इस दौर में शुरू हुईं, उनकी जड़ें आज भी हमारी सोसाइटी, इकोनॉमी और सोच को शेप कर रही हैं। ये एक अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि हम हिस्ट्री को कैसे याद रखें? क्या हम एक युग को उसके सबसे ब्रिलियंट माइंड्स और अचीवमेंट्स से जानें, या फिर उसके सबसे गहरी इनजस्टिसेस से? शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है, एक ऐसी सच्चाई जो सोने की तरह चमकती भी है, पर उसमें कुछ दाग भी हैं। इस पर सोचना जरूरी है।